हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द मेंडल। आज हम मेंडल्स के बारे में जानेंगे। मेंडल को बोला गया है बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी जे मेंडल। जी जे मेंडल मतलब ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है बेटा, ग्रिगोर जोहन मेंडल की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये चीज याद रखिएगा, क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अब सुनिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कहां से, इनकी लाइफ के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये कब से कब तक इनका बर्थ 1822 और डेथ जो थी वो 1884 में थी। ठीक है, और ये कहां से थे, ये ऑस्ट्रेलियन मोंक थे बेटा, ऑस्ट्रेलिया मोंक। मोंक मतलब वहां के जो प्रिस्ट हैं, जो साधु हैं, उनको मोंक बोला जाता है, साधुओं को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रिस्ट थे, पादरी थे ये एक चर्च में, और साथ ही साथ मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, समझ में आ गई। फादर, इनका जो वर्क था, इन्होंने जो वर्क किया था वो किस पर किया था, काम किया था गार्डन पी, और साइंटिफिक नेम है पिसम सेटिवम। ओके, एक मिनट, ये स्मॉल आएगा बेटा। हाँ, ठीक है, साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ गई। कब से कब तक इन्होंने काम किया था, कब से कब तक, ड्यूरेशन, वर्क ड्यूरेशन, क्वेश्चन आ चुका है बेटा। सेवन ईयर्स, कितने साल काम किया, 7 साल। 7 साल कब से कब तक, ध्यान रखना ये टाइम पीरियड, 1856 से 1863 तक इन्होंने गार्डन पी के ऊपर काम किया था, 7 साल। और वर्क पब्लिश कब हुआ था इनका, वर्क पब्लिश्ड इन 1865 में इन्होंने क्या किया था, अपने वर्क को पब्लिश किया था। समझ में आ गई है। चलिए, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, इसके कुछ कारण थे बेटा। सबसे पहले, सबसे मेन कारण था कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट होना। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का क्या मतलब है, पीस के अंदर इन्होंने देखा कुछ करेक्टर ऐसे हैं, या तो पेड़ जो है, उनका जो प्लांट की हाइट जो है, या तो टॉल ही है या ड्वार्फ ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बीच की है। सीड का जो शेप है वो ग्राउंड ही है या रिंकल ही है। इस तरह के 7 करेक्टर इन्होंने डिस्टिंग्विश किए प्लांट के अंदर, पी प्लांट में। कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम बीच का उनका, या कलर है, जैसे सीड कलर है, पोड कलर है, बोर्ड शेप है, ये सारे कैरेक्टर्स अभी हम उनकी बात करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, या तो है या नहीं है, या है या है। अनुलोम विलोम, समझ, सॉरी, जो विलोम शब्द होते हैं जैसे ऊपर नीचे, मतलब बीच वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो पी प्लांट का लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट पीरियड है। एक साल में आप 3 से 4 बार इनको ग्रो किया जा सकता था। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन।
large number of seed production, पी प्लांट जो है वो क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते थे, और साथ ही साथ पी प्लांट कैन बी सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड। पी प्लांट को सेल्फ पोलिनेटेड भी किया जा सकता था और क्रॉस पोलिनेशन भी किया जा सकता था। कैन बी सेल्फ पोलिनेटेड एंड क्रॉस पोलिनेटेड। इन कुछ कारणों की वजह से जो है पी प्लांट को सिलेक्ट किया था मेंडल जी ने। ठीक है, चले अब आगे बात करते हैं हम कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे बेटा। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ये टेबल एनसीईआरटी की टेबल ही है आपकी। ठीक है, कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, ट्रेट्स जो है, अच्छा नंबर ऑफ कैरेक्टर चूज, यहां पे मैं लिख देता हूं एक बात। ओके, एक सेकेंड। नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर लिए थे, तो कितने लिए थे, 7। लेकिन नंबर ऑफ ट्रेट्स या वैरायटीज पूछी जाती है तो वो थी 14। नंबर ऑफ वैरायटीज या ट्रेट जो थे वो 14 थे बेटा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर के 2, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, येलो, ग्रीन, इस तरह से हर एक के 2-2 क्या लिए गए थे, वैरायटी ली गई थी, ट्रेट्स लिए गए थे। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन सा है, यहां पर डोमिनेंट पहले लिखे गए हैं और रिसेसिव बाद में। डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव ड्वार्फ। फ्लावर कलर में, फ्लावर कलर, अब ध्यान रखिएगा हर एक के फ्लावर के 2 है, पोड के 2 है, सीड के 2 है। फ्लावर के 2, पोड के 2, सीड के 2। ठीक है, फ्लावर कलर वायलेट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, व्हाइट जो है रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सिल या टर्मिनल, अब ध्यान रखना है एक्सिल और टर्मिनल का ध्यान आपको याद होगा, 11th क्लास में था। ये मान लीजिए प्लांट है तो इसके एक्सिल पे अगर फ्लावर ग्रो कर गया है, ठीक है, यहां पर मोस्टली प्लांट्स में क्या था, पी प्लांट में एक्सिल था, डोमिनेंट थे। ठीक है, एक्सिल का मतलब एक्सिस, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर बनना, ये डोमिनेंट था। लेकिन टर्मिनल का मतलब केवल यहां पर फ्लावर ग्रो कर देना, प्लांट के बिल्कुल आखिरी पार्ट पर, टर्मिनल पार्ट पर जो टिप है वहां पर फ्लावर ग्रो हो जाना, वो टर्मिनल था। कुछ में ये था, ये रिसेसिव नेचर था बेटा। बच्चों को कई बार इस चीज का समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है एक्सिलरी और टर्मिनल। ठीक है, पोड की शेप, पोड शेप है इन्फ्लेंटेड, यानी कि फुल शेप पूरी तरह से। ठीक है, आप घर में देखते हैं, मटर को देखते हैं, मटर पूरा अगर पूरा फूला हुआ है, फुल साइज है, तो उसको हम इन्फ्लेटेड बोलते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है, कुछ जो मटर होते हैं वो पिचके हुए होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड होते हैं बीच बीच में से। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड। ध्यान रखिएगा, फुल शेप, पोड की शेप। अब पोड का कलर, पोड कलर जो है वो ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर जो है रिसेसिव है। पोड मतलब फली, फली जो आपके पास मटर आता है उसमें पूरे में, उसके अंदर मटर के दाने आप छील करके निकालते हैं। ठीक है, उस छीले बिना छीले हुए को पूरे को हम क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं, फली। ठीक है, सीड शेप, सीड की शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल जो है वो रिसेसिव है। सीड कलर येलो है और ग्रीन है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है, काफी बार कंफ्यूजन कर सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। सीड कलर
और पोर्ड कलर ये अपोजिट है, इनमें अपोजिट है। पोर्ड कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, जबकि सीड कलर में ग्रीन जो है रिसेसिव है। ठीक है, हम आमतौर पर जो बात करें अगर कि ग्रीन, सर हमारे मटर के दाने तो ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के नहीं होते, तो बेटा एक्चुअली में क्या है, जो ज्यादा ग्रो किया जा रहा है, ज्यादा जिसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है, सोइंग की जा रही है, जिसको ज्यादा बोया जा रहा है, वो ग्रीन कलर वाले बोए जा रहे हैं। इसीलिए हमें ग्रीन कलर के जो है वो मटर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ग्रीन कलर वो था, नहीं। मटर जो है, मेन मटर के जो दाने हैं, सीड है, वो येलो कलर उसमें डोमिनेंट है, जबकि ग्रीन जो है रिसेसिव है। इसमें उल्टा है, ध्यान रखना, पोर्ड कलर में भी और सीड कलर में अपोजिट, ताकि कहीं गलती ना लगे। आपको सही दिख रहा है? ठीक। ये तो हमारे एनसीईआरटी की बात। अब ये कहां कहां को आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम के, कितने क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट होते हैं पी में? 7। कितने हैं ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर। लेकिन यहां इन पी कितने हैं? 7 पेयर, 7 पेयर होते हैं पी प्लांट्स के अंदर। और ये जो करैक्टर है, ये जो करैक्टर है, कौन कौन से नंबर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ये इस लिस्ट में दिया गया है। जैसे कि आपको स्टेम हाइट जो है 4 नंबर क्रोमोसोम पर है। फ्लावर कलर 1 नंबर क्रोमोसोम पर है। फ्लावर की क्या पोजीशन है, वो 4 नंबर पर है। पोड की शेप वो भी 4 नंबर क्रोमोसोम पर है। पोड का कलर 5 नंबर पर है। सीड शेप 7 नंबर पर, सीड कलर 1 नंबर क्रोमोसोम पर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो करैक्टर है वो कौन से पे है? 4 नंबर क्रोमोसोम पर है। 3 करैक्टर, 7 में से 3 करैक्टर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। 2 करैक्टर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। ठीक है, और बाकी 5 और 7 पर है। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए अब मैं बात करता हूं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल जी की, मेंडल से पहले भी काफी थ्योरीज आई थी, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। मेंडल की जो थ्योरी है या मेंडल की जो रिसर्च है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई? इसके कुछ रीजंस हैं बेटा। सबसे पहला तो उन्होंने सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स को ही सिलेक्ट किया। सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स पे काम किया और हर एक्सपेरिमेंट के दौरान केवल 1 या 2 करैक्टर्स के ऊपर ही फोकस किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे करैक्टर्स को एक साथ उन्होंने डील किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 या 2 करैक्टर्स के ऊपर ही फोकस किया। फोकस ऑन 1 और 2 करैक्टर्स एट ए टाइम। ठीक है, लार्ज सैंपलिंग साइज, लार्ज सैंपलिंग साइज, जो सैंपल लिए या जो उन्होंने ग्रो किया वो बहुत ज्यादा नंबर में प्लांट्स को ग्रो किया, जो कि इनके एक्सपेरिमेंट को क्या देते थे? ऑथेंटिसिटी देते थे। जो अप्रूवल जो लार्ज नंबर पर आती थी वो ज्यादा उनको अप्रूवल मिलती थी। ठीक है, विच प्रोवाइड बेटर ऑथेंटिसिटी
लिख लीजिए इस पॉइंट को। समझ में आ गया है। लार्ज सैंपलिंग साइज था, प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट, प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट, हर डाटा को प्रॉपर मैनेज किया, उनको हर डाटा को कंजर्व रखा, प्रिजर्व रखा, सही ढंग से रखा। साथ ही साथ सबसे मेन बात, यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि क्या हो सके, हर डाटा को चेकआउट किया जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशंस को अवॉइड किया। ठीक है, जो कि बाहर से हो रहे थे, अवॉइड क्रॉस पोलिनेशन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जो बाहर से हो रहे थे उन पोलिनेशंस को अवॉइड किया। जो सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन ये जो चाह रहे थे वही हो रहे थे। बाहर से कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो पोलिनेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ में आ गई। ये जो है यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स जो है बेटा, ये इनके रीजन भी था कि इनका वर्क सक्सेसफुल हुआ और अनरिकॉग्नाइजेबल भी है, जिसमें कि इनको नुकसान भी हुआ था इसका, कि इनका वर्क मैथ के लिए, मैथ का इस्तेमाल बायोलॉजी में करना उस टाइम जो था वो एक अनएक्सपेक्टेबल बात थी, वो नई बात थी कि मैथ का कौन इस्तेमाल करता है बायो में। तो इसी वजह से इनको रिजेक्शन भी मिली थी। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स का 4 रीजन है। ठीक है, किस वजह से, चारों रीजन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला, कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, पहला क्या है, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज। कम्युनिकेशन वाज नॉट सो इजी। आज तो आपको टाइम लगते ही आप फोन कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर है, बहुत सारे सोशल मीडियाज है, सब चीजों की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। किसी चीज की भी इंफॉर्मेशन आप या किसी के बारे में जानना हो, कुछ भी भेजना हो, कम्युनिकेट करना हो, बहुत इजी है। लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीजें नहीं थी, कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर। आज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जिन्हें हम जीन जानते हैं, उसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। ठीक है, फैक्टर या जीन का जो कॉन्सेप्ट था वो उनको, जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, उनको अटपटा सा लगा था, अलग सा लगा था। ठीक है, ये क्या कहता था, मेंडल ने क्या कहा था, जीन्स जो है वो स्टेबल है और डिस्क्रीट यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस। स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, discrete unit of inheritance। and do not blend or mix। मेंडल ने क्या कहा था कि जो फैक्टर है वो आगे जाते हैं प्रोजेनिज में, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन होता है, और वो मिक्सअप नहीं होते हैं, कभी भी ब्लेंड नहीं होते, ब्लेंडिंग नहीं होती। ये चीजें हम उसके कहां पढ़ेंगे, लॉज के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम पर क्या हो रहा था,
लोग बोले अच्छा मिक्सअप नहीं होते, तो ये वेरिएशन क्यों आ रही है, लोगों के अंदर जो एवोल्यूशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। अगर ये ब्लेंड नहीं होते या मिक्सिंग नहीं होती तो ये क्यों आ रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं। तो इस चीज को मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर, ये वेरिएशन जो नेचर में आ रही है कंटिन्यूअस, ये क्यों आ रही है। अगर यहां पर ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, अगर यहां पर मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, और फिर वही बात, थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ मैथमेटिक्स in biology, was new, नया था, and unacceptable, sorry, क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए ये एक्सपेक्ट नहीं हुआ, उनको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कि ये मैथ कहां से आ गया, स्टैटिक्स कहां से आ गई, उनके लिए चीज नहीं थी। ठीक है, और साथ ही साथ नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, उस टाइम नो फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर्स या जीन्स, फैक्टर या जीन्स के बारे में जो है कोई भी फिजिकल प्रूफ मेंडल के पास नहीं था। इसी वजह से मेंडल्स के वर्क जो है अनरिकॉग्नाइजेबल रहे, अनरिकॉग्नाइज, लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन सभी ने नहीं पढ़ा तो उनको ये चीजें कमी लगी कि मैथ कहां से आ गया या फैक्टर क्या चीज है, ये सारी चीजें वहां पर उनके लिए प्रॉब्लम में रही। बेटा आप समझेंगे कितने साल तक, आफ्टर इवन उनकी डेथ के 16 साल तक इस काम को क्या किया गया, रिजेक्ट ही किया गया। मतलब वो उनकी डेथ कब हुई, हमने किया 1884 में। 1884 के बाद 16 साल तक यानी कि 1900 तक इसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली। ठीक है, इनके काम को रीडिस्कवरी की गई, मेंडल्स के काम को रीडिस्कवरी की गई आफ्टर डेथ ऑफ 16, आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अप्रोक्स 16 ईयर बाद। ठीक है, रीडिस्कवरी क्या किया गया, 16 ईयर आफ्टर मेंडल्स डेथ। और ये कब आता था, ये याद रखना, एज और ईयर याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 1900 के दौरान। और 3 साइंटिस्ट थे बेटा, 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया, दोबारा से इनको पढ़ा, इनके डाटा को एनालाइज किया, डाटा इनका प्रिजर्व था, सही मैनेज था, इसी वजह से इजीली इनके वर्क को रिकवर किया गया, रीडिस्कवर किया गया, और उनको तब जाकर के फादर ऑफ जेनेटिक्स मिला। उनकी डेथ के बाद 16 साल बाद इनको इनके काम को एप्रिसिएशन मिला। ठीक है, 3 साइंटिस्ट का नाम जरूर याद होना चाहिए, हुगो डी वरीज, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे हुगो डी वरीज, कोरन्स, ठीक है, और वोन, ठीक है, इन तीनों ने इस चीज को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए, आज हम मेंडल के बारे में जान चुके हैं, मेंडल का काम क्यों रिजेक्ट किया, उन्होंने क्यों पी प्लांट को लिया, और रीडिस्कवरी किसने किसने की। इसके बाद हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो उन्होंने किया, और साथ ही साथ
इनके लॉज की बात करेंगे, जो लॉज 3 दिए थे जेनेटिक्स के अंदर, और उनकी जो एक्सेप्शंस हैं वो बातें यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेटा इतना ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, और अच्छे से उनको अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन गलती नहीं करनी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।